Today we're going to discuss what should be the impact of the European stock market sell-off on India. कुछ असर होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए. यूरोपियन मार्केट्स किस लिए गिरे, इस चीज को पहले समझते हैं. यूरोपियन मार्केट्स में दो तरह की न्यूज आए, बट एक सेंट्रल न्यूज पॉइंट था, वो था कि फ्रांस में री इलेक्शंस अनाउंस हो गए. तो इसके पीछे पूरे यूरोपियन स्टॉक्स जो हैं, जर्मन, डैक्स जो है, फुटसी, ब्रिटिश जो है, वो सब गिरने लगे. एक थोड़ा सा डर है कि कहीं पे राइट विंग जो पॉलिटिक्स है वो सेंटर स्टेज हो जाएगा. परसों राइट विंग्स वालों ने बोला कि अगर हम लोग आते भी हैं पावर में तो हम लोग जो करंट प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मैक्रॉन, उनको रेजिग्नेशन देने के लिए नहीं बोलेंगे. इस चीज को लेके थोड़ा उछाल आया, बट फिर भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है. तो क्या इस फॉलिंग ट्रेंड का यूरोपियन बाजारों का भारत के बाजार पे असर होना चाहिए? चलो इस मामले को थोड़ा उल्टा करके देखते हैं. अभी हम लोग ने भारतीय बाजार में इलेक्शंस देखे. द रिजल्ट्स कॉज्ड अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी. In fact, on the announcement of exit polls, markets went up, and on the day of the election, when they came to know that Shri Narendra Modi is not coming back with the same number of seats, that is the BJP, the market sold off very sharply. But there was an existing coalition known as the NDA, which has won the last two elections, and together they are still winning this election. So why did the markets get nervous, and does the nervousness of the market impact other world markets? तो अगर भारत के बाज़ार में जो वॉलेटिलिटी आई उससे यूरोप के बाज़ार नहीं गिरे, तो यूरोप के बाज़ारों के गिरने से भारत के बाज़ार पे क्यों असर होना चाहिए? अच्छा, एक समय ज़रूर था जब यूरोपियन मार्केट्स पे हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे थे. 2010-11 के समय की बात है, और वो ऐसा समय था जब यूरोपियन डेट को लेके पूरी दुनिया चिंतित थी. So when we think about the European debt crisis, the Greek crisis, where Greece had to actually announce austerity, they had to agree to certain bailout plans. And once those bailout plans were announced, then European markets started to recover. Later on, we also had youth stimulus with what is now going to be remembered as whatever it takes, where they started to weaken the euro and try to stabilize European markets. तो उस समय पे यूरोपियन मार्केट्स में अगर 2-3 दिन की गिरावट आती तो ऑल वर्ल्ड मार्केट्स वुड अपीयर अफेक्टेड, बिकॉज दैट वाज द सेंट्रल प्रॉब्लम. टू मच डेट, what will be the impact on the rest of the world? Will there be a contagion? क्योंकि उस तरह का contagion ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस के बाज़ारों से शुरुआत हुई थी. तो एक डर बैठा हुआ था कि अगर कहीं पे भी दूसरे बाज़ार में इस तरह की क्राइसिस बनती है तो उसका भी अपने ऊपर असर होगा. तो दैट इज़ वाई यूरोपियन मार्केट्स आर हैविंग एन इम्पैक्ट. बट व्हेन यू हैड ब्रेक्जिट, द इम्पैक्ट लास्टेड ओनली फॉर अ डे. Now things like local elections will not have so much of an impact, and the reason is very simple. European markets have spent almost I think 2 decades in some cases. जैसे कि फ्रेंच मार्केट है, 2000 में जो उसने हाई बनाया था, उस हाई को जाके टेस्ट करना और निकालने का काम अब जाके हो रहा है. मतलब 20 साल से ये बाजार जो हैं they were consolidating 2000 to 2020. It's only the post-COVID rally that has gained the strength to go back to new all-time highs. अच्छा, डैक्स ने न्यू हाइज ज़रूर बनाए इस बीच में, बट दैट ऑल्सो वेंट थ्रू अ कंसोलिडेशन. फुटसी डिड नॉट. सो इफ आई टेक अ यूरोपियन इंडेक्स लाइक द यूरो स्टॉक्स 50, तो उसमें भी हम लोग यही देखते हैं कि इट कुड नॉट रियली सरपास द प्रीवियस हाई फॉर मोर देन अ डेकेड. सो इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2 decades. सो बेसिकली these are markets similar to Japan, which have gone through long gestation phases, lot of stimulus to get them out of their depression, and finally they have broken out to new all-time highs. So this local election जो अभी हो रहा है, that is of a limited impact to their overall direction. But yes, in the short term, it creates a crisis, right? So till the event goes behind us and we know who's in come to power, this is very very similar to what happened in 2004. 2004 में जब बीजेपी का गवर्नमेंट लुढ़का तो कांग्रेस पार्टी जीती, और वो भी लेफ्ट सरकार के साथ. तो लोग डर गए, अरे यार लेफ्ट सरकार आ रही है, इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी? बट इकोनॉमिक मोमेंटम ऑलरेडी चल चुका था, और वो मोमेंटम जो है कई सालों तक चलता गया. लेफ्ट के सपोर्ट से उस पर कुछ खास असर नहीं आया. तो यूरोप इज आई थिंक इन अ सिमिलर स्वीट स्पॉट वेयर दे हैव स्टार्टेड टू रिकवर आउट ऑफ देयर लॉन्ग डिप्रेशन. दे आर स्टार्टिंग टू डू वेल, बट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव सेंटिमेंट ऑफ दिस पास्ट पीरियड, there is still a slight bent towards the right-wing parties, and that is sort of scaring these markets. But eventually, if they are out of their slumber and into a growth phase, then that should usually continue.
Valuations in Europe are not very, very high, so that is not a big risk because the long gestation period has brought down valuations over time, with little bit of earnings growth and a lot of stimulus in the form of weakening the euro and buying European bonds. तो वहाँ की स्थिति ही कुछ अलग है, ना यूएस की तरह है और ना इंडिया की तरह है, सबके स्थिति अलग है. इसलिए लोकल इवेंट्स नाउ आर नॉट हैविंग सो मच ऑफ एन इम्पैक्ट फ्रॉम वन कंट्री टू द नेक्स्ट. ओके, अनलेस इट्स अ मेजर प्लेयर. ऐसे चाइना में भी बहुत सारी क्राइसिस है. अगर चाइना की क्राइसिस से असर होना था तो पूरी दुनिया जो है, इकोनॉमी जो पूरी दुनिया की वो स्लो हो जाती. उसका सिर्फ इतना असर हुआ है जो कि एक तरह से पॉजिटिव है कि कमोडिटी प्राइसेस जो हैं कंसोलिडेट हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं भाग गए. अगर चाइना की इकोनॉमिक रिकवरी जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाती तो शायद हम लोग ऐसा एक एनवायरनमेंट देखते जहाँ पे चाइनीज़ स्टॉक्स जो हैं वो ड्राइव करते वर्ल्ड ग्रोथ को, और फिर कमोडिटी प्राइसेस, क्योंकि वो मेजर कंज्यूमर है, उनकी प्राइसेस बढ़ती और इन्फ्लेशन इतने आसानी से नीचे नहीं आता. तो एक तरह से इट इज़ हेल्पिंग द इन्फ्लेशन क्राइसिस, द एक्सेसिव स्टिमुलस दैट अदर कंट्रीज डिड आउटसाइड ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना ने स्टिमुलस उस समय पे नहीं किया क्योंकि उसका कोविड का क्राइसिस जो है लंबे दौर तक चलता गया. सो देयरफॉर दे डिडंट हैव टू स्टेप इन and other people did, and now that inflation problem is somewhat being helped by lesser demand from China for global goods. So these are all mixed geopolitical factors that interplay with each other and help in some way. So main point being that the European crisis is domestic. It is not having an impact on US. It is not going to have an impact on India. Now of course that leaves us with only short-term sentimental trading zones where, well, there can be a correction in Indian market or not. We've also rallied post this election, and all those are all short-term thoughts. But I wanted to reflect on the bigger picture that there is no real major crisis from Europe. I know if you go to YouTube, you'll find a lot of international YouTubers who will be talking run away from Europe and things like that. These are talks that have been going on for very, very long. I don't know what will be the real impact of this whole shift towards the right, and it may be, like I said, in socionomics, what we really study is that when you have a major bear market, the negative impact of that sometimes continues a little bit into the future, which means a little bit into the recovery phase. तो रिकवरी फेज़ होते होते भी कभी कभी वॉर्स चलती रहती हैं, कभी कभी लोकल सोशल अनरेस्ट्स होते हैं, जो कि यूरोप की प्रॉब्लम है. तो यूरोप में देयर वाज अ लॉट ऑफ शिफ्ट टू द राइट. यू रिमेंबर देयर वर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट्स एंड ऑल इन फ्रांस आल्सो इन 2018-19. उसी का कुछ असर है जो आज जाके दिख रहा है, जबकि उनके मार्केट जो है न्यू हाइस में हैं. तो दे शुड नॉट रियली बी बेंडिंग टुवर्ड्स द राइट एनी मोर, इज़ वॉट आई वुड हैव थॉट. बट द इम्पैक्ट ऑफ द प्रीवियस पीरियड, द पेनफुल पीरियड, makes people stay bent in that direction for slightly longer than we expect. Eventually that bent might go away, but it will play a role in the near term. So that volatility will be there till things stabilize, and of course eventually every government that comes to power tries to understand what the public at large wants and stays in that direction. If that is what happens, just like the example we saw of the Congress and the left, then even in Europe things can stabilize and move forward. So let's keep an eye on that, but let's not link too much of that to what is likely to happen to our markets or other markets.